तो फिल्म की शुरुआत होती है श्रीलंका के जापान से, जहाँ पर कि हमें मासूम जंगल को दिखाया जाता है और जंगल मासूम में आर्मी जो होती है उसकी निगरानी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा होता है। असल में ये लोग किसी चीज को ढूंढ रहे थे, तभी इन वर्कर्स में हमें राणातुंगा नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। उसे खुदाई के समय यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ता है और वो एक बक्सा होता है। उस बक्से के अंदर बहुत सारा सोना होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह हैरान हो चुका था। तब राणातुंगा यहाँ पर अपने भाई सेमुल को बताता है कि क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रहेंगे या फिर हम इस वक्त को बदलने की कोशिश भी करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग श्रीलंका की आर्मी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह मारते हैं। लेकिन आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वो सबको तो नहीं मार पाए। लेकिन फिर वो यहाँ से वो सोने से भरा बक्सा लेकर भाग जाते हैं और समुद्र के द्वारा वो श्रीलंका छोड़कर इंडिया पहुँच जाते हैं। तो इंडिया के तट पर सबसे पहले वो लोग इन सोने को छिपा देते हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ से जाने वाले थे, तभी अचानक से उनके ऊपर पुलिस वालों की नजर पड़ जाती है और पुलिस वाले उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले अच्छे से जानते थे कि ये लोग ठीक इंसान तो नहीं है। ये लोग श्रीलंका से अगर भाग कर आए तो मतलब इनने कुछ बड़ा कांड किया होगा और इनके पास तो कोई नाम और पहचान भी नहीं है, कोई आईडी भी नहीं है, तो इसलिए इनके ऊपर कोई बड़ा केस तो नहीं लगाया जा सकता। जब ये बात राणातुंगा सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो एक पुलिस वाले के पास जाकर उसे एक सोने का बिस्किट देता है। तब पुलिस वाला उससे कहता है कि एक सोने के बिस्किट से तो सिर्फ तुम्हारी पहचान छिपाई जा सकती है, बदली नहीं जा सकती। इसके बदले तुम्हें कुछ और देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद राणातुंगा उसके समेत और करीब 4 पुलिस वालों को एक एक सोने का बिस्किट और देता है। लेकिन राणातुंगा कहता है कि मुझे मेरी पहचान जरूर चेंज करनी है, लेकिन मेरा नाम नहीं, मेरा नाम राणातुंगा ही रहेगा, क्योंकि उसे अपना नाम बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। जिसके बाद कहानी कुछ सालों आगे शिफ्ट होती है और हमें इंडिया के राष्ट्रपति वसुंधरा को दिखाया जाता है, जिसके पास एक खून से सनी चिट्ठी आई हुई थी जो कि आंध्र प्रदेश की मुत्तुपल्ली गाँव से आती है। ये चिट्ठी असल में एक छोटी सी लड़की ने लिखी थी और भी अपने गांव के इलाके के बारे में यहाँ पर सब हाल बता रही थी। वो कहती है कि यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है, उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आजादी ही नहीं मिली। वसुंधरा उस चिट्ठी में लिखी उस हर बात को महसूस कर रही थी। तुरंत ही सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और कहती है कि आंध्र प्रदेश की मुत्तुपल्ली गाँव में जाओ और वहाँ जाकर पता करो कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति वसुंधरा समझ गई थी कि मुत्तुपुला गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जिसके बाद हमें आंध्र प्रदेश में मुत्तुपुला गांव को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ किसान जो हैं वे हल चला रहे होते हैं। तभी बीच खेत में उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सारे इंसिडेंट सुनने के बाद यहाँ पर विजय लक्ष्मी नाम की एक एसआई ऑफिसर आती है। वो यहाँ पर आने के बाद यह बात जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया और तो और ये लोग कौन है। उसे ये भी नहीं मालूम था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गाँव का कोई भी आदमी या फिर कोई भी औरत आगे बढ़कर गवाही देने को तैयार नहीं थे। थोड़ी देर के बाद वह अपने अपने परिजनों की डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी यहाँ पर विजय लक्ष्मी को मालूम चलता है कि ये सब कुछ असल में राणातुंगा नाम के एक बहुत बड़े गुंडे ने किया है। यह सुनने के बाद वो तुरंत ही राणातुंगा के घर पर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो अपने बड़े सीनियर ऑफिसर को भी कॉल कर देती है और विजय लक्ष्मी के साथ जो कांस्टेबल राणातुंगा के घर पर जा रहे थे, और जब उन्हें मालूम चलता है कि राणातुंगा के घर पर जाना है तो वो जीप से उतर जाते हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी और उसके साथी ऑफिसर उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि राणातुंगा की मां मौजूद होती है। वह यहाँ राणातुंगा की मां के सामने ही राणातुंगा के लोगों को बुरी तरह से मारती है। लेकिन तभी राणातुंगा की पत्नी भारती यहाँ पर आती है। वो उनसे कहती है आप लोग इस तरह से लड़ाई मत कीजिए, कृपा कर आप अंदर आ जाइए। वह उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ अंदर ले जाती है। लेकिन जब भारती यहाँ विजय लक्ष्मी के मुँह से राणातुंगा के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें सुनती है, तो वो यहाँ पर उनकी सारी लेडीज ऑफिसर को पूरी तरह से पिटवाती है और उनके सारे कपड़े उतरवा देती है और उन्हें एक कमरे में कैद कर देती है। यहाँ पर भारती विजय लक्ष्मी को बताती है कि राणातुंगा कोई आम आदमी नहीं है, वह एक रावण है और ये उसकी लंका है। और यहाँ पर तुम सोच रही हो कि कोई राम आएगा या फिर कोई हनुमान, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यह एक ऐसी जगह है जो हमेशा ही ऐसी ही रहेगी, किसी का इंतजार मत करना। और बोलती है कि जब यहाँ सोचो आदमी आने से डरते हैं और तुमने एक औरत होकर यहाँ आने की हिम्मत की, तो इसका मतलब तुम्हारा टाइम बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर वो उसको बोलती है कि गलती से भी दोबारा ये सब करने की कोशिश मत करना, वरना अभी तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े उतारे हैं, उसके बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और फिल्म में एंट्री होती है बलदेव सिंह प्रताप की, जो कि ट्रेन
ट्रेन से ही कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक से ट्रेन खराब हो जाती है और वह ट्रेन से उतरकर टीसी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो यहाँ पर टीसी बताता है कि आगे एक मालगाड़ी पलट गई है, जिस वजह से कुछ समय लग सकता है ट्रेन में। लेकिन यहाँ पर बलदेव को भूख लगी होती है, इसीलिए वो टीसी से नाश्ते के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ तो कोई आसपास में दुकान ही नहीं थी, इसीलिए कुछ दूरी पर एक छोटी सी टपरी थी जहाँ पर इडली वगैरह मिलती है। तो यहाँ पर बलदेव सिंह वहीं चला जाता है और वहाँ जाकर इडली मांगता है। वैसे तो बलदेव नॉर्थ से आया था और उसे इडली खाने की आदत नहीं थी, लेकिन उस औरत ने यहाँ पर बलदेव को बहुत ही प्यार से इडली दी थी, इसीलिए वो उसे चुपचाप खाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही यहाँ कुछ गुंडे आते हैं और जो कि बलदेव सिंह वहाँ पर बैठकर इडली खा रहा था, तभी उसे धक्का लगता है, जिस वजह से बलदेव की प्लेट और उसमें रखी इडली दोनों नीचे गिर जाती हैं, जो कि उस औरत ने बड़े ही प्यार से बलदेव को खाने के लिए दी थी। वो तुरंत ही उन गुंडों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरा खाना गिराया है, और उनको बोलता है मैं इडली खा रहा था, मेरे हाथ में इडली थी और तेरा धक्का लगा जिसकी वजह से मेरी इडली नीचे गिर गई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सॉरी बोल दो और इस मामले को हम यही रफा दफा कर दें। ये बात सुनने के बाद वो गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो यहाँ पर उस बलदेव से कहते हैं कि तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है और तू सॉरी बोलने के लिए किसको कह रहा है। फिर वो गुंडे और जोर से हंसते हैं और उनमें से एक गुंडा कहता है कि तू आया तो 2 पैरों पर है लेकिन जाएगा 4 कंधों पर, जिसके बाद बलदेव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग जैसे ही बलदेव पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन बलदेव तो यहाँ पर उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से चटनी बनाकर मारना शुरू कर देता है और आखिर तक मारता है। फिर लास्ट में वो उस गुंडे से बोलता है कि सॉरी बोलेगा या नहीं, लेकिन वो गुंडा बोलता है बलदेव को कि वो रंजीत का आदमी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मंत्री है। यह सुनने के बाद बलदेव तुरंत ही रंजीत के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अब तू सॉरी बोलेगा, लेकिन वो भी बलदेव के ऊपर गुंडों से हमला करवा देता है और उनका हाल भी बहुत ही बुरा होता है। बलदेव यहाँ पर सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और फिर मंत्री को बोलता है कि सॉरी बोल। तो मंत्री बोलता है कि मेरे ऊपर सेमूल का हाथ है और तू जानता है सेमूल कौन है। फिर ये बात सुनने के बाद बलदेव भी उसके साथ जाने लगता है, जिसके बाद हम सेमूल को देखते हैं जो कि एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठा था। असल में वह अपने आसपास की सारी जमीन जो थी वो हथियाना चाहता था, इसी वजह से वह यहाँ के लोगों के पेपर्स पर जबरदस्ती साइन ले रहा था। वह डरे हुए लोग थे, बहुत ज्यादा डरे हुए, और इनके पास साइन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है बलदेव की। बलदेव के यहाँ आने के बाद सेमूल उसे कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने गलत लंका में पैर रख दिया, तुझे नहीं पता कि अब तेरे साथ क्या होगा। लेकिन बलदेव उसे कहता है कि तू सॉरी बोल दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन फिर से यहाँ पर वही सीन होता है, बलदेव को तांडव करना पड़ता है क्योंकि सेमूल उसको सॉरी नहीं बोलता। आखिर में बलदेव जब सेमूल को बहुत बुरी तरह से मारता है तो यहाँ पर सेमूल बोलता है कि तू जानता है कि मेरा भाई कौन है, मेरा भाई राणा तुंगा है। तो फिर यहाँ बलदेव ने भी फैसला कर लिया कि अब तो राणा तुंगा से ही सॉरी बुलवाएगा और वो सेमूल और सब लोगों को लेकर राणा तुंगा के पास पहुंच जाता है और राणा तुंगा उसके सामने आता है और उसे जब ये सारी बातें मालूम चलती है कि एक आदमी ने राणा तुंगा के इतने सारे लोगों को सिर्फ एक सॉरी के लिए पीटा है, तो ये बात सुनकर सभी लोग हैरान थे और ये सारी चीजें राणा तुंगा ने अपने भाई सेमूल से कही कि तूने सिर्फ एक सॉरी के लिए इतना बड़ा बवाल करा दिया, सॉरी ही तो बोलना था, बोल देता। ये सब कुछ सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर राणा तुंगा बलदेव को सॉरी बोलता है। बलदेव फिर से बोलता है कि एक बार फिर बोलो, मुझे सुनाई नहीं आया। सभी लोग हैरानी से राणा तुंगा को देखते हैं। फिर ये राणा तुंगा फिर से सॉरी बोलता है और बलदेव यहाँ पर बोलता है कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और बोलता है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं यहाँ से शांति से जा सकता हूँ। जब बलदेव यहाँ से जाने लगता है तभी उसको कुछ याद आता है कि उसने यहाँ पर घर के बाहर पुलिस की जीप देखी थी और घर के अंदर सारे में पुलिस ऑफिसर्स की वर्दी पड़ी हुई है जिन पर खून के दाग लगे हैं। फिर वो वापस आता है, तब राणा तुंगा से वो पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, तेरे घर के बाहर पुलिस की जीप खड़ी है, तेरे घर के अंदर पुलिस की वर्दी पड़ी है, वो भी खून से लदी हुई। तो राणा तुंगा कहता है तुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुझे सॉरी चाहिए था, वो तुझे मिल गया, अब यहाँ से दफा हो। लेकिन यहाँ पर बलदेव उसकी एक बात नहीं सुनता और सारी पुलिस की वर्दियों को इकट्ठा करने लगता है और खून के धब्बों का पीछा करने लगता है जो कि उसी ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ वो सारी लेडीज ऑफिसर्स बिना कपड़ों के अंदर बंद थी। तब यहाँ पर बलदेव उन सभी को वर्दी देता है, वह सारी लड़कियां वर्दी पहन लेती हैं और अब हम यहाँ देखते हैं कि बलदेव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि जब एक इडली गिरने की वजह से मैंने इन सबको इतना पीटा तो तू सोच जरा इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वो भी हमारे देश की बेटियों के साथ। यह देखकर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ राणा तुंगा के सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ राणा तुंगा भी पूरी तरह से रेडी था उससे लड़ने के लिए और वो बोलता है कि मैं भी अब सहन नहीं करने वाला क्योंकि अब बात मेरे ऊपर आ रही है। दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती यहाँ पर राणा तुंगा को रोक लेती है। वो राणा तुंगा से कहती है कि
हमारा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। अगर यहाँ पर हमने कुछ कांड किया तो हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हमारे काम पर असर होगा, इसीलिए इसे यहाँ से जाने दो। तब बलदेव उन सारे लेडीज ऑफिसर को यहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन जब वो बीच रास्ते में होता है तभी राणा तुंगा के बहुत सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं और वो लोग तो सिर्फ इन्हें मारना चाहते थे। राणा तुंगा के लोग इनके ऊपर हमला करते हैं, फायरिंग करते हैं और तभी इन सभी में से एक लेडीज ऑफिसर को गोली भी लग जाती है। वो पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और अब बलदेव को भी उसकी मदद करनी पड़ी, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसीलिए वो लोग एक गाँव में चले जाते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी इंसान नहीं मिलता, ना ही कोई मदद करता। तभी बलदेव के पास राणा तुंगा का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम ये मत सोचना कि कोई तुम्हारी मदद करेगा, तेरी मदद कोई भी नहीं करने वाला। उन सारी लड़कियों को मैं मार दूंगा और आखिर में तेरे को भी। और बोलता है कि आखिर में मैं तेरा चेहरा देखूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद बलदेव विजयलक्ष्मी को पूछता है कि आखिरकार यह सब चल क्या रहा है, यह आदमी कौन है। तभी विजयलक्ष्मी बताती है कि ये आदमी इस जगह का रावण है। उसने इस जगह पर उत्पात मचा रखा है, जिसके बाद कहानी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और कहानी जो कि वह स्विट्जरलैंड में पहुंच जाती है, जहाँ के कुछ साइंटिस्ट ने इसी जगह पर थोरियम को पाया है। मतलब कि जिस गांव में लोगों की जमीन है उस गांव के नीचे ही थोरियम है, इसीलिए राणा तुंगा इस जमीन को खरीदना चाहता है और उस पूरे थोरियम को निकालना चाहता है। इस डील में बहुत बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं और उन्हीं की डील स्विट्जरलैंड के उन लोगों से हुई है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राणा तुंगा को मिला है कि वो सभी की जमीन को खाली कराए। इसीलिए वे जबरदस्ती उन सभी की जमीन को हथियाना चाहता है, लेकिन जब ये सभी लोग नहीं मानते तो राणा तुंगा ने इन सभी को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया और इनमें से आधे लोगों को मार दिया है। इन सभी को गांव वालों ने मरते हुए देखा है। आधे लोग वैसे ही शांत हो गए। विजयलक्ष्मी ये सारी चीजें बलदेव को बता रही थी कि हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। बलदेव यहाँ पर विजयलक्ष्मी को कहता है कि क्या हमें पुलिस में जाना चाहिए, वहाँ पर कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन पुलिस तो खुद ही राणा तुंगा के साथ मिली हुई थी। तब बलदेव सारी लेडीज ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पर कि वो सीनियर ऑफिसर से कह रहा था कि मुझे राणा तुंगा के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी राणा तुंगा के साथ मिला था। वो सीनियर पुलिस वाला है। यहाँ बलदेव से कहता है कि राणा तुंगा को आप इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते और बातों ही बातों में यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे पुलिस वाले बलदेव सिंह को ही चैन से बांध देते हैं और कहते हैं कि हम भी राणा तुंगा की रोटी ही खाते हैं। जिसके बाद वह सीनियर ऑफिसर सेमुल के पास कॉल करके बोलता है कि हमने बलदेव को चैन से बांध दिया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम इसे जल्द से जल्द मारेंगे। जिस तरह से वे चैन से बंधा हुआ था तो सारे पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि जाट अब तो कब्जे में आ गया, अब इसे आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन जेल में ही एक कैदी बंधा था और जब वह यहाँ बलदेव को देखता है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने जेल में किस आदमी को बांध रखा है। वह बताता है कि विदेश में एक जेल में बंद था, उसी जेल में एक आदमी आया था और वह आदमी यही था। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आदमी जेल में सिर्फ बंद नहीं था, बल्कि उसने जेल में बहुत सारे लोगों को मार डाला था। बहुत ही खतरनाक आदमी था। यहाँ जैसे ही सेमुल आता है, यहाँ पर बलदेव अपनी चैन को खोलकर सारे गुंडों की धुलाई करना चालू कर देता है, यहाँ तक कि उस सीनियर ऑफिसर के सारे पुलिस वालों को भी ढंग से पीटता है। लेकिन बलदेव यहाँ पर बंद इसलिए था क्योंकि वह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, उन्हें क्या सजा दी जाएगी। आखिर में उसने सभी को मार दिया था, यहाँ तक कि बलदेव ने सेमुल को भी जान से मार दिया था। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर राणा तुंगा आता है। जब तक बलदेव और सभी लोग यहाँ से जा चुके थे, राणा तुंगा ने यहाँ पर अपने भाई की लाश को देखा तो वो पूरी तरह से बौखला चुका था। तब बलदेव ने राणा तुंगा के पास कॉल किया। उसने कहा कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जब अपने की मौत होती है तो कैसा लगता है, और मुझ तक पहुँचने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ। जिसके बाद हम सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को देखते हैं, जिसे राणा तुंगा की हर एक चीज के बारे में मालूम चल रहा था कि वह श्रीलंका में एक मिलिटेंट था और उसने वहाँ के सारे सोल्जर्स को भी मारा था और ये कंफर्म भी हो चुका था कि वह एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, उसे किसी भी तरह से अरेस्ट करना है। लेकिन यह काम आर्मी वालों का लगता है, इसीलिए यहाँ पर सत्यमूर्ति एक सोल्जर के पास कॉल करता है। वह बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि पुलिस भी राणा तुंगा के साथ मिली हुई है, इसीलिए पुलिस तो कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए आर्मी को ही यहाँ पर आकर कुछ हैंडल करना होगा। लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स कहीं और बिजी थे। लेकिन सुखवीर सिंह यहाँ पर सत्यमूर्ति को बताता है कि हमारे पास एक सोल्जर है जो कि उसी जगह के आसपास है, अगर हमने उसे ये खबर दे दी तो वह अकेले ही इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उसका नाम बलदेव प्रताप सिंह है। बलदेव प्रताप सिंह जो कि एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है, वो अकेले ही बहुत सारे ऐसे मिशन को अंजाम दे चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ राणा तुंगा उस गाँव में पहुँच जाता है। वहाँ सभी गाँव वाले इकट्ठे थे और वो उन सभी के साइन ले रहा था क्योंकि उसे सारी जमीन जो लेनी थी और तो और उसके सारे बैकअप भी तैयार थे। उसके पास जितने भी गुंडे थे सारे गुंडे आ चुके थे, लेकिन उसे मालूम है कि यहाँ पर बलदेव कभी भी आ सकता है और इतना कहते ही वहाँ पर बलदेव आ जाता है और यहाँ पर
तबाही मचनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। भले ही राणा तुंगा के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन बलदेव प्रताप सिंह अकेला ही काफी था इन सभी को मारने के लिए। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बलदेव प्रताप सिंह इन लोगों पर काफी भारी पड़ रहा था। फिर हम यहाँ देखते हैं कि आखिरकार बलदेव सिंह ने राणा तुंगा को भी मार दिया। जब ये बात उसकी माँ को पता लगती है तो वो खुद को गोली मार देती है और राणा तुंगा की पत्नी जब ये देखती है तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। फिर हमें बलदेव को दिखाया जाता है जो छोटी सी बच्ची के पास जाता है जिसने वसुंधरा राष्ट्रपति के पास वो चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अगर मेरी वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो सिर्फ मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। तो इसी तरह से बलदेव प्रताप सिंह ने इस मिशन को कंप्लीट किया, वो भी अकेले। जब सत्यमूर्ति को ये बात पता लगती है कि मिशन कंप्लीट हो गया तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो ऐसे ही वन मैन आर्मी ऑफिसर से मिलना चाहता है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।